हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम पीसीएस। माई सेल्फ अभिषेक। तो अब तक हमने हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखा कब तक 1923 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन आफ्टर विड्रॉल ऑफ एनसीएम। ठीक है, एनसीएम विड्रॉल होता है आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चौरा चौरी। ठीक है, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है बाई सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अभी हम मूव करेंगे 1925 में। ठीक है, और देखेंगे कि कम्युनिज्म की ग्रोथ कैसे हुई इंडिया में। तो कम्युनिज्म की बात करें तो कम्युनिज्म जो है, अगर पार्टी की बात करते हैं, जितना आपके एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, तो कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म कब हुई? आप लोग 1925 कानपुर याद रखते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मलाइजेशन हुआ था ऑफ सीपीआई। ठीक है, सीपीआई 1925 में। ठीक, लेकिन इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था? तो सीपीआई वाज फॉर्म्ड इन 1920 इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान, बाई एमएन रॉय एंड अबनी मुखर्जी। दोनों लोगों का नाम याद रखिए। किसने फॉर्म किया था सीपीआई? CPI was formed by M.N. Roy and Abni Mukherjee in 1920 in ताशकंद उज्बेकिस्तान। और 1925 में जो है इसका फॉर्मलाइजेशन हुआ था इन कानपुर। ठीक है, तो यहाँ कानपुर में कौन कौन थे? SV घाटे एंड JP बरघेटा वॉज जनरल सेक्रेटरी। तो ये दो लोग SV घाटे एंड P बरघेटा वर जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, यहाँ पे कानपुर में। और M श्री सिंगरवेलू जो है इसके चेयरमैन थे। M सिंगरवेलू वाज द चेयरमैन एंड SP घाटे एंड P बरघेटा वर जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, 1925 वाली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, उसी के साथ हम देखेंगे कानपुर जो है, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस कई बार जानते हैं, कई बार कहते हैं कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ? 1924 में। ठीक है, तो इसमें किसको किसको जेल हुई, क्वेश्चन यही आता है आपकी पीटी में। ठीक है, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में तो ऐसे डांगे को, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता एंड, ठीक है, तो इन लोगों को जेल हुई थी। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में जो कि 1929 में हुआ। तो ये डेट कई बार पूछेगा कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ, तो 1929। ठीक है, अगर कानपुर तो कानपुर 1924 में। ठीक है, 1924 में डांगे अलॉन्ग विद 32 अदर पर्सन्स वेर अरेस्टेड, ठीक है, ऑन और अबाउट 20 मार्च 1929 एंड पुट ऑन ट्रायल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। और आपका 1910 का जो प्रेस एक्ट आता है और रॉलेट एक्ट 1919 का आता है, इसका एनलमेंट भी कब होता है? एनलमेंट 1924 में, याद रखिएगा, 1924 में। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जितनी भी है ये आपके एग्जाम से काफी अलाइन करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ HRA। ठीक है, तो HRA क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, HSRA और HRA में डिफरेंस ये है कि वो उसका नाम का, HSRA जो है वो आपका कौन सी पार्टी है? HSRA है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, ये आजाद के द्वारा फॉर्म की गई। ठीक है, आजाद के द्वारा, कहा? फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, इसमें मुख्य भूमिका किसने लगाई? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में देखते हैं, अभी हम HRA पे फोकस करते हैं। ठीक है, और ककोरी ट्रेन रॉबरी या जो है इस पे फोकस करेंगे 1925 के। ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और आर्मी वाज फॉर्म्ड इन 1925। ठीक है, कहां पे? अक्टूबर 1924 में कानपुर में बाई राम प्रसाद बिस्मिल 1924 में। ठीक है, कई बार 25 भी दिया रहता है। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड सचिन सान्याल, तीन लोगों का नाम याद रखिए, HRA के लिए हमेशा पूछता है। तो HRA में तीन मेन फाउंडर कौन थे? एक तो बिस्मिल जी थे, बिस्मिल, सान्याल, सचिन सान्याल, और कौन थे? जोगेश चंद्र चटर्जी प्लस जोगेश चंद्र चटर्जी। ये तीन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे HRA के फॉर्मेशन में। बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल एंड जोगेश चंद्र चटर्जी, ये तीन लोग थे HRA के फॉर्मेशन में। ठीक है, ककोरी रॉबरी होती है 1925 में, फॉर्मेशन होता है HRA का 1924 में, और ककोरी की जो रॉबरी होती है ये 1925 में होती है। ककोरी एक स्मॉल टाउन है, कहाँ पे? नियर बी लखनऊ। ठीक है, LKO। वहीं अगर हम जो पिछली चौरी चौरा, वो गोरखपुर में है। ठीक है, ककोरी जो है वो स्मॉल टाउन है लखनऊ के पास में, जहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है, ककोरी रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे HRA क्या करता है? लूट करता है 8 डाउन ट्रेन एट ककोरी नियर लखनऊ। ठीक है, दिसंबर 1927 को बिस्मिल को गोरखपुर में, असफुल्ला खान को फैजाबाद में और रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद जेल में
क्या किया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। तो ये 3 लोगों का नाम तो हमें हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है, 3 लोगों का। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, खासकर यूपी पीसीएस और बीपीएससी में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे फांसी हुई थी, ठीक है। इसमें राजेंद्र लाहिड़ी का नाम जो है, इनको गोंडा डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये 4 लोगों के नाम कहाँ पे इनको फांसी दी गई, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपका जो स्टेट पीसीएस है, ठीक है, इतना रिलेवेंट वो नहीं है कि कहाँ पे फांसी दी गई, लेकिन आपके स्टेट पीसीएस में ऐसी ही डिटेलिंग पूछी जाती है। तो बिस्मिल को गोरखपुर में, असफुल्ला खान को फैजाबाद में, रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद जेल में और राजेंद्र लहरी को गोंडा डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी दी गई, ठीक है। बेसिकली रोशन सिंह को शायद यहाँ से गोरखपुर में ट्रांसफर किया गया था, ड्यू टू उनको क्या हो गया था, कॉलरा वगैरह हो गया था। जूलॉजिकल गार्डन बनाया गया है गोरखपुर में 2021 में, याद रखिए 2021 में, किसके नाम पे, असफुल्ला खान के। लेकिन इनको, असफुल्ला खान को फांसी कहाँ हुई थी, तो फैजाबाद जेल में हुई थी। लेकिन ये निवासी कहाँ के थे, तो ये रेसिडेंट इनका गोरखपुर था, ठीक है। जो आपका HSRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी, इसका नाम बदल के HSRA किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनको अरेस्ट होता है, इन लोगों को फांसी दी जाती है, तो मूवमेंट थोड़ा सा डाउन हो जाता है, ठीक है। लेटर आजाद, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह मिलके एक नया ग्रुप फॉर्म करते हैं, भगत सिंह मिलके एक नया ग्रुप फॉर्म करते हैं, जिसका नाम रखा जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और आर्मी, ठीक है। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इरविन का टाइम पीरियड आता है, वाइसरॉयल्टी ऑफ इरविन 1926 से 31 का टाइम पीरियड होता है, 1926 टू 31। तो HRA और HSRA का फॉर्म हुई होगी, HSRA फॉर्म हुई थी इरविन के टाइम पे ही, ठीक है। इन लोगों को फांसी भी दी गई इरविन की वाइसरॉयल्टी के अंतर, ठीक है। अब बात करते हैं, तो 1928 में क्या होता है, साइमन कमीशन इंडिया आता है, 27 में ही फॉर्म हो गया रहता है। साइमन कमीशन का फॉर्मेशन होता है 1927 इटसेल्फ में, ठीक है, जो कि मॉन्टेग्यू चेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म जो है, या एक्ट ऑफ 1909 जो है, 1919 वाला, सॉरी, एक्ट ऑफ 1919 मॉन्टेग्यू चेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म के तहत जो 1919 का एक्ट आया है, इसकी वर्किंग को रिव्यू करने के लिए ये 7 मेंबर कमीशन हेडेड बाय जॉन साइमन फॉर्म किया गया, ठीक है। कब फॉर्म हुआ, 1927 में। भारत कब आया, 1928 में, ठीक है। डिस्पैच टू इंडिया इन 1928 टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। 10 साल के बाद रिव्यू करना था, लेकिन 2 साल पहले ही इंडिया आ गया, फॉर्म बेसिकली 3 साल पहले हो गया। तो अपॉइंटेड स्टैनली ब्लैडविन, ठीक है, स्टैनली ब्लैडविन कौन थे, ठीक है, अपॉइंटेड बाय स्टैनले ब्लैडविन। तो ये कौन थे, ब्रिटिश पीएम थे उस समय 1927 में। ब्लैडविन कौन था, ब्रिटेन का पीएम था 1927 में। तो ये भी पूछ सकता है, एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ साइमन कमीशन इन 1928 इन इंडिया, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो स्टैनले ब्लैडविन, 1927 में भी ये था यही, 28 में भी यही था। डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन डेलीगेट, ठीक है, तो कोई इंडियन डेलीगेट इस कमीशन में इंक्लूडेड नहीं था। और दिस वाज द मेन रीजन कि गो साइमन गो बैक के नारे जो लग रहे थे। चलिए अब आती है 1928 की नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। आपके एग्जाम में नेहरू रिपोर्ट के पॉइंट नहीं पूछा जाएगा, बस नेहरू रिपोर्ट कब आई, तो 1928 में। फिर भी एक छोटे मोटे पॉइंट देख लेते हैं, हो सकता है कुछ पूछ दिया जाए। तो नेहरू रिपोर्ट ऑफ 15 अगस्त 1928, डेट याद रखिए। तो कब आई, 15 अगस्त 1928, 1928। 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट अप्रूव की आती है और 28 अगस्त को इसको अप्रूवल मिलता है, रिपोर्ट कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो इसने रिपोर्ट ने क्या क्या प्रोविजन दिए, रिपोर्ट कॉल्ड इमीडिएट डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। फर्स्ट डिमांड ये थी, जो मेजर डिमांड्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका पहला प्रोविजन था कि भारत के लिए इमीडिएटली डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रही थी। इंडिया टू बी फेडरेशन विद 2 चैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, 2 चैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट, नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एनी कम्युनिटी, वेटेज फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है। तो किसी भी कम्युनिटी के लिए जो है इलेक्टोरेट की बात इसमें की ही नहीं गई, किसी को इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया जाएगा। रिजर्वेशन की बात की गई थी 2, ठीक है, रिजर्वेशन की बात की गई थी कि इनको ज्यादा रिजर्वेशन दिया जाए। नो स्टेट रिलीजियन एंड मेन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एज सिटीजन्स, ठीक है। तो आप ये जो फंडामेंटल राइट में हमें बात की गई है कि स्टेट का, राज्य का कोई, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि स्टेट का कोई रिलीजियन नहीं होगा, तो स्टेट वुड बी फ्री ऑफ रिलीजियन, ठीक है, और सबको समान अधिकार,
ठीक है, किसको, मैन वुमेन किसी के साथ भेदभाव नहीं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, कलर, सेक्स एक्सेट्रा, ये इसमें बात की गई। इसमें कहा गया कि हिंदी विल बी मेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नेहरू रिपोर्ट के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है तो आप लोग नोट करते जाएंगे। ठीक है, 1928 में क्या होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। क्यों, कैसे मरते हैं लाला लाजपत राय, 1928 में। ठीक है, तो इनके ऊपर बैटन चार्ज होता है, बैटन चार्ज यानी लाठी चार्ज होता है, और 17 नवंबर 1928 को इनकी डेथ हो जाती है। 17 नवंबर 1928 को बेसिकली नहीं होती, बैटन चार्ज के बाद कुछ दिन ये जिंदा रहते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हु वाज द पुलिस सुपरिटेंडेंट हु ऑर्डर्ड द बैटन चार्ज ओवर लाजपत राय। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एट दैट टाइम वाज जेम्स ए स्कॉट। ठीक है, इसके जो है कहने पे लाठी चार्ज हुई थी। क्या नाम था, जेम्स ए स्कॉट, याद रखिएगा, जेम्स ए स्कॉट। और इसी को मारने के लिए आतुर थे कौन लोग, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, ये लोग प्लान कर रहे थे। राय लीडिंग अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, गो साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे फ्रॉम बॉम्बे टू पंजाब। ठीक है, हर जगह पे नारे लग रहे थे। HSRA प्लान द शूटिंग ऑफ जेपी सॉन्डर्स, अ ब्रिटिश पुलिसमैन एट लाहौर इन 1928। तो जेपी सॉन्डर्स को मारना चाहती थी कौन, HSRA। क्यों, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर था, इसके कहने पे इसने लाठी चार्ज करवाया था। तो याद रखिएगा। ठीक है, दोनों नाम, जेपी सॉन्डर्स और जेम्स ए स्कॉट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी नेहरू रिपोर्ट आई, तो नेहरू रिपोर्ट में कुछ प्रोविजन होंगे, ठीक है, जो लीग को मंजूर नहीं होंगे। तो जिन्ना अपनी कुछ बातें रखते हैं, ठीक है, कि ये बात मान लीजिए तो हम ऐसा कर लेंगे। तो ये शुरू में जो 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये 14 पॉइंट के प्लान नहीं है जिन्ना के। ठीक है, नीचे जो है वो डिमांड्स हैं 14 पॉइंट के। तो 14 पॉइंट प्रेजेंट करने से पहले जिन्ना कुछ बातें कहता है। तो पहला पॉइंट जो है 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना 1928 में आता है, अमेंडमेंट टू नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली पहले वो अमेंडमेंट प्रस्तुत करता है नेहरू रिपोर्ट को 4 पॉइंट्स में। एट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कलकत्ता दिसंबर 1928 में। ठीक है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है कलकत्ता में दिसंबर 1928 में। वहां पे जिन्ना जो है 4 बातें कहता है कि पहला, 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 जो है रिजर्वेशन किसके लिए होना चाहिए, मुस्लिम्स के लिए होना चाहिए। रिजर्वेशन इन बंगाल एंड पंजाब टू प्रोपोर्शनेट टू दियर पॉपुलेशन। तो जितनी पॉपुलेशन है पंजाब और बंगाल की, 1/3 तो पूरे सेंट्रल जो है उसमें लेजिस्लेचर में मांग लिया। ठीक है, अब स्टेट की बात करें, ये तो हो गया पॉलिटिकल मुद्दा। ठीक है, पॉलिटी वाला आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन की बात किया। अब पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन मांग रहा है कि बंगाल जो कि और पंजाब में मुस्लिम्स को जो रिजर्वेशन मिले उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से मिले। रेसिडुअल पावर्स टू प्रोविंसेस प्रोवाइड की जाए, डिमांड्स वेर नॉट अकोमोडेटेड। ठीक है, तो ये जिन्ना की डिमांड मानी नहीं गई या अकोमोडेट नहीं की गई। दैट्स व्हाई ही केम अप विद 14 पॉइंट्स। ठीक है, 14 पॉइंट्स के साथ आया, वही है जिन्ना के 14 पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, 1929 में। ठीक, 1929 में। तो सम ऑफ दीज पॉइंट्स आर, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय सेंटर अलोन। तो सेंटर अकेला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकता। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन एवरी प्रोविंस एंड सर्विसेज एंड इन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज लाइक कॉर्पोरेट बॉडीज जो भी हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा की बात कर रहा है। 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, जो ऊपर बात कही थी। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, यहाँ पे बात नहीं की थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, यहाँ पे बस रिजर्वेशन की बात कर रहा था वो। ठीक है, यहाँ नीचे जो इसके 14 पॉइंट्स आते हैं, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करता है। एनी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट अफेक्ट मुस्लिम मेजोरिटी इन पंजाब, बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो ऐसा कोई भी टेरिटोरियल रिडिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं करेंगे इस हिसाब का कि मुस्लिम मेजोरिटी को अफेक्ट करे या उनकी जो है जो लेजिस्लेचर की या सीट्स कम हो। आप करिए जितना बांटना होता है, लेकिन हमारा जो रिजर्वेशन रहेगा वहां पे वो उतना ही रहेगा। सिंध टू बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। ठीक है, इसने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है जिन्ना के 14 पॉइंट में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इसने कहा था कि सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए। एट दैट टाइम सिंध वॉज पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रोविंस। ठीक है, सिंध को बॉम्बे से अलग करने की बात किया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, और कहां पे, बलूचिस्तान में। ठीक है,
और फुल रिलीजियस फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स इन रिलीजियन, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज, ये सारी बातें इसमें रखी गई, जो ऑब्वियसली सबसे पहले डिनाई किया गया हिंदू महासभा के द्वारा, फिर लेटर कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, तो एक्सेप्ट नहीं किया गया फाइनली जिन्ना का 14 पॉइंट। ठीक, मुझे मेरा ये पर्सनल है कि अगर ये 4 पॉइंट्स माने गए होते तो ये जिन्ना के 14 पॉइंट्स नहीं आए होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब बात करते हैं पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। आप सबको पता है 1929 में ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, ठीक है, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन किया गया बाई जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन, किसके द्वारा? जेएल नेहरू। तो अब लाहौर सेशन और कराची सेशन, ठीक है, दो देखने को मिलता है। ठीक है, सॉरी, जेएल नेहरू। ठीक है, ठीक, पास द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज टोटल इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन एट इट्स लाहौर सेशन, जेएल नेहरू एज प्रेसिडेंट। तो 1929 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था कहाँ पे? लाहौर में। इस कांग्रेस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी थे, जेएल नेहरू जी थे। 1929 वाला कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। ठीक है, अभी कराची सेशन आपसे पूछ लिया जाए तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? कराची सेशन के प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। कल हमने आपसे एक बात कही थी कि जो नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स थे, ठीक है, तो जो प्रो चेंजर्स थे, ठीक है, जो स्वराज पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें एक सपोर्टर थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल वो वल्लभ भाई पटेल के भाई थे और वो प्रो चेंजेस की तरफ थे। ठीक है, वहीं वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वो नो चेंजेस की तरफ थे, ये ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अ पब्लिक डिक्लेरेशन वाज मेड ऑन 26 जनवरी 1930। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को दिन रखा गया कि इस दिन हम तिरंगा फहराएंगे और इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे एज एन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो 1930 26 जनवरी, ठीक है, इसी दिन मनाया गया, मतलब 29 दिसंबर 1929 को ये डेट डिसाइड की गई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन, ये 29 दिसंबर है, करेक्टेड, 29 दिसंबर 1929 ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी ट्राइकलर वाज होस्टेड, तिरंगा को फहराया गया 29 दिसंबर 1929 को। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, 29 दिसंबर 1929, 29 दिसंबर 1929 को इट वाज डिसाइडेड कि क्या होगा? 26 जनवरी 1930 को कैसे मनाया जाएगा? एज एन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, और इस दिन भी झंडा फहराया गया, इस दिन भी झंडा फहराया गया, और इसी दिन हिस्टोरिक रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड। ठीक है, तो इतना ही था इसमें। ठीक, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों कांग्रेस सेशन कराची और लाहौर आप याद रखिएगा, दोनों में कौन कौन प्रेसिडेंट था। नाउ मेरठ कॉन्स्पिरेंसी केस हमने देख लिया है। ठीक है, क्या क्या हुआ था? बॉम्बिंग इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में बॉम्बिंग होती है। कहाँ पे? दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये बॉम्ब कब फेंका जाता है? तो 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को। कौन कौन? भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। तो कौन कौन शामिल था बॉम्बिंग में? तो भगत सिंह शामिल थे, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, दो लोग थे। ठीक है, और इनका मेन मोटो था टू अवेकन द अथॉरिटीज। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ जो है ये आवाज उठा रहे थे और इनको किसी को हार्म करने का मेन कारण उनका वो नहीं था, मुद्दा नहीं था। अगेंस्ट पैसेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो ये बम क्यों फोड़ा गया? अगेंस्ट द पैसेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है, ये काफी ड्रैकोनियन थे, इसके खिलाफ जो है ये बॉम्ब फोड़ा गया कि इनको पता चले कि हाँ भारत की जनता नाराज है। तो इतना ही मतलब था। ठीक है, और कोई नहीं था, हार्मलेस बॉम्ब था, विच वुड रिड्यूस द सिविल लिबर्टीज ऑफ द सिटीजन्स। ये दोनों बिल। ठीक है, इरविन्स डेवलप दीपावली डिक्लेरेशन। ठीक है, ऑन 31 अक्टूबर 1929, 31 अक्टूबर 1929 को इरविन का दीपावली डिक्लेरेशन लॉन्च किया गया। ये डेट आपसे पूछ लिया जा सकता है कि दीपावली डिक्लेरेशन कब लॉन्च हुआ या कब डिक्लेयर किया गया। तो 31 अक्टूबर 1929। कौन था इस समय वाइसरॉय? तो इरविन था। ठीक है, तो इसको इरविन का दीपावली डिक्लेरेशन भी कहते हैं। टू ग्रांट डोमिनियन स्टेटस
इन ड्यू कोर्सेज। तो इस डिक्लेरेशन में कहा गया कि हम भारत को आने वाले समय में डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन डेट नहीं डिक्लेयर की गई कि कौन सी डेट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक, चलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ हैरटॉग कमेटी, ठीक है, टू सर्वे ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, इंपॉर्टेंट है। तो हैरटॉग कमेटी 1929 में आई थी, हैरटॉग कमेटी, हैरटॉग कमेटी 1929 में, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्वे कम्युनिटी थी एजुकेशन के ऊपर और कुछ नहीं था, ठीक है। लॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, तो सीडीएम का लॉन्च होता है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ठीक है, विद सॉल्ट मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह के साथ, सॉल्ट मार्च के साथ। कहां से होता है? तो फ्रॉम साबरमती टू दांडी। कब होता है? 12 मार्च को, ठीक है, साबरमती टू दांडी, ठीक है। तो ये साबरमती याद रखिएगा, प्लेसेस याद रहे, ठीक है। साबरमती टू दांडी कब? 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1930 को लॉन्च होता है और 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को धरसना में सत्याग्रह होता है, ठीक है। तो सॉरी, ये अरेस्ट कर लिए जाते हैं गांधी जी बेसिकली, धरसना में जो सॉल्ट वो होता है। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल कितना दिन हुआ वो जोड़ लीजिएगा, ठीक है। ऑन 4 मई अरेस्ट ऑफ गांधी जी वॉज डन, ठीक है। 4 जो है मई को गांधी का अरेस्ट हो जाता है और 6 अप्रैल को धरसना में सॉल्ट जो है लॉ ब्रेक करते हैं ये, तो ये है, ठीक है। तो तीनों डेट, 12 मार्च को लॉन्च होता है, 6 अप्रैल को सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं और 4 मई को इनका अरेस्ट हो कर लिया जाता है। अब बात आती है, सिविल डिसोबीडियंट चल ही रहा है, टेबल कॉन्फ्रेंस आ जाती है कि थोड़ा सा लिबर्टी या वो दिया जाए, डोमिनियन ग्रांट किया जाए इंडिया को। तो प्लान किया जाता है फर्स्ट राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस। कब होता है फर्स्ट? तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931। फर्स्ट राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस कब से कब? नवंबर 1930 तो जनवरी 1931, याद रखिए, ये है डेट। कई बार आपको 1930 पूछ लिया जाता है तो 1930 करेक्ट माना जाता है, लेकिन ये जनवरी 1931 तक चला था, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या क्या हुआ? द कांग्रेस बॉयकॉटेड द कॉन्फ्रेंस ऑल अलोंग, ठीक है। तो कांग्रेस की तरफ से फर्स्ट राउंड ऑफ टेबल, फर्स्ट आरटीसी में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, याद रखिएगा। सेकंड में सिर्फ किया था, थर्ड में भी नहीं किया था, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिनाइड डिस्कसिंग द इश्यू ऑफ पूर्ण स्वराज डिमांडेड बाय कांग्रेस, तो पूर्ण स्वराज का इश्यू डिनाई कर दिया गया था, जो 1929 में किसने मांगा था? 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने मांगा, ठीक है। और वहीं पे आपका जो दीपावली डिक्लेरेशन में इन्होंने बोला, किसने? इरविन ने दीपावली डिक्लेरेशन में कि हम दे देंगे इन कमिंग टाइम, ठीक है। उसी के ऊपर ये दीपावली डिक्लेरेशन ही वो था कि दीपावली डिक्लेरेशन के ऊपर आरटीसी प्लान किया गया, बेसिकली ये था। दीपावली डिक्लेरेशन में इरविन ने बोला कि इन कमिंग फ्यूचर विल प्रोवाइड इंडिया डोमिनियन स्टेटस, लेकिन डेट की कोई बात नहीं की। तो उसी को डिस्कस करने के लिए फर्स्ट राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस अरेंज किया गया। तो पहले राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, और पूर्ण स्वराज का इश्यू जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा डिक्लाइन कर दिया गया। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड डेस्परेट क्लास टुक पार्ट इन द कॉन्फ्रेंस, तो अंबेडकर भी गए थे यहाँ पे, ठीक है। अंबेडकर एंड सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ये दो ऐसे लोग थे, अंबेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू, कि ये इन दोनों ने ऑल 3 राउंड्स ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, ऑल आरटीसीज में, ठीक है, पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू। बी.आर. अंबेडकर एंड सप्रू अटेंडेड ऑल 3 राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ इलाहाबाद एड्रेस बाय मोहम्मद इकबाल, ठीक है, 1930 में। तो क्या है इलाहाबाद एड्रेस? मोहम्मद इकबाल ने जो एड्रेस किया था, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, तो पाकिस्तान बनाने का एक विजन यहाँ पे मिला था। इलाहाबाद एड्रेस बाय सर मोहम्मद इकबाल जो था, इसमें पाकिस्तान बनाने की पहली बार मंशा झलकी थी, ठीक है। विजन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। दस बिकमिंग द फर्स्ट पॉलिटिशियन टू आर्टिकुलेट 2 नेशन थियरी, तो
तो टू नेशन थियरी का जन्म कहाँ से होता है? यहाँ से होता है, 1930 में ही हो गया था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इलाहाबाद एड्रेस किसने किया था? सर मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, अब चितगांव आर्मरी जो रेड होता है, चितगांव आर्मरी रेड, वो भी 1930 में ही होता है। ठीक है, तो सूर्यसेन जो है फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ 63 यंग पीपल। ठीक है, 63 यंग पीपल्स का ग्रुप फॉर्म करते हैं कौन? सूर्यसेन। तो ये कई बार पूछ सकता है, सूर्यसेन वाज रिलेटेड विद चितगांव आर्मरी रेड केस, ये ध्यान दीजिएगा। रेडेड द चितगांव ब्रिटिश आर्मरी ऑन 18 अप्रैल 1930, 18 अप्रैल 1930 को ये आर्मरी रेड करते हैं अपने 63 साथियों के साथ, सूर्यसेन। ठीक है, प्रीतिलता वाद्देदार, ठीक है, प्रीतिलता वाद्देदार और कल्पना दत्ता, इनका नाम बार बार पूछा जा सकता है, ठीक, जाता भी है, जाता रहा है। तो प्रीतिलता वाद्देदार और कल्पना दत्ता, ठीक है, इन दोनों ने भी चितगांव आर्मरी रेड में पार्टिसिपेट किया था। ये दो इंपॉर्टेंट वुमेन फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम फाइटर हैं उस समय की, जो चितगांव आर्मरी रेड केस से जुड़ी हैं, रिवोल्यूशनरीज थी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, रिवोल्यूशनरीज थी। ये और किससे संबंधित थे सूर्यसेन? तो युगांतर ग्रुप से भी संबंधित थे, युगांतर ग्रुप से। बेसिकली ये एक्सटेंशन ऑफ युगांतर ग्रुप ही था और कुछ नहीं था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट 1931। तो बेसिकली सेकेंड राउंड टेबल अटेंड करने के लिए ये पैक्ट हुआ बिटवीन गांधी एंड वायसराय इरविन इन 1931। ऑन 5 मार्च 1931 पैक्ट वाज साइंड बिटवीन गांधी एंड इरविन। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। कब? 5 मार्च 1931। क्या मोटो होता है पैक्ट साइन करने का? गांधी को मनाना कि भैया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लीजिए, और गांधी मान भी जाते हैं। द पैक्ट मेड ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीड सम डिमांड्स टू विथड्रॉ ऑल ऑर्डिनेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन। तो गांधी जी ने क्या डिमांड किया? तो जितना भी ऑर्डिनेंस है और प्रोसिक्यूशन है लोगों के ऊपर, जो प्रोसिक्यूट कर रहे हो, जो भी केसेस हैं, उनको विथड्रॉ करिए। टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाए। टू रिस्टोर द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी ऑफ सत्याग्रहीज, जो सत्याग्रही हैं उनकी जो प्रॉपर्टी जब्त की गई हैं उनको रिस्टोर किया जाए। एंड टू परमिट द फ्री कलेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। तो सारी बात मान ली, ठीक है, सारी बात मान ली, लेकिन क्या बोला? टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो ठीक है, बोला पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे, लेकिन ऐसे को नहीं रिलीज करेंगे जो किसमें? हिनियस क्राइम में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसके तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जो है रिलीज वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। बेसिकली वो प्री प्लान मोटो था। ठीक है, सुखदेव और राजगुरु जो भगत सिंह को, इनको तीनों को, उनके जो फांसी की डेथ की जो डेट प्लान थी, डेथ कहना गलत होगा, डेट प्लान थी, उससे एक दिन पहले, उसकी नाइट में ही इन लोगों को फांसी दी जाती है। ठीक है, फांसी दी जाती है, सॉरी, एक दिन पहले ही। ठीक, तो वो प्री प्लान था कि हमें उनको तो लटकाना ही है। ठीक है, क्योंकि अगर सुबह में फांसी देते उस समय पे तो इतना प्रेशर क्रिएट होता कि वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। चलिए, टू डिमांड्स ऑफ कांग्रेस वाज नॉट एक्सेप्टेड। तो पहले पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस ड्यूरिंग इट्स सप्रेशन ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, तो जो पुलिस का एक्सेस है, जैसे अभी 1919 वाला भी मान लीजिए अगर केस, 1913 अप्रैल वाला, कौन सा? जलियांवाला बाग, तो वहां पे जो वो हुआ था और बाकी जो चीजें हुई, तो वो अगर सारी चीजें बताते तो फंस जाते। तो ये चीज एक नहीं मानी गई कि इसमें इंक्वायरी हम नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा, कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस ऑफ भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स वर डिनाइड। ठीक है, कि कमिट नहीं करेंगे उसको, वो तो देना ही। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर 1931 में, 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी दी गई। 23 मार्च, 23 मार्च 1931 को किसको किसको? तो भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी दी गई। इनको जो फांसी प्लान थी ये 24 मार्च 1931 को दिन में थी, शाम को बेसिकली। ठीक है, 23 मार्च को ही इनको फांसी दी गई, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ अब आते हैं विलिंगटन, वाइसरॉय विलिंगटन का टाइम पीरियड 1931 टू 1936। क्या होता है इस समय? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है और इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। पहला एकमात्र टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो कब से कब तक होता है ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो 7 दिसंबर से 7 दिसंबर टू 7 टू 31 दिसंबर 1931। तो 7 दिसंबर टू 31 दिसंबर 1931।
लंदन में, ठीक है। ब्रिटिश डेलीगेट बिलोंगिंग टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस। तो आप सबको पता होगा कि ये जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड जो है यही क्या करता है, जो कम्युनल अवार्ड ग्रांट करता है, कम्युनल अवार्ड टू डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है। ये आगे देखेंगे उसको। इंडियन प्रिंसली स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय महाराजाज, प्रिंसेस एंड दीवान्स, ठीक है। तो इनसे रिप्रेजेंट कांग्रेस जो थी, इसमें महात्मा गांधी, रंगस्वामी अय्यंगर और मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस में कौन कौन गया था, तो महात्मा गांधी, रंगस्वामी अय्यंगर और मदन मोहन मालवीय 3 लोग थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान थर्ड, मोहम्मद इकबाल। हिंदूज में एमआर जयकर, मतलब हिंदू महासभा का एमआर जयकर, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास में बीआर अम्बेडकर। विमेंस की जो रिप्रेजेंटेटिव थी वो सरोजनी नायडू थी। लिबरल्स में सप्रू थे, लिबरल पार्टी की बेसिकली। जस्टिस पार्टी, सिख, इंडियन, क्रिश्चियंस, पारसीज, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस वर पार्टिसिपेटेड। बेसिकली बर्मा से भी और सिंध से भी लोग आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या याद रखना है कि इसमें 3 चीजें याद रखनी है कि जो है आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन कौन था, ठीक है। मुस्लिम लीग से जिन्ना गए थे और आगा खान गए थे और मोहम्मद इकबाल, इन 3 लोगों का नाम याद रखना है, ठीक है। और डिप्रेस्ड क्लास से ये कौन गए थे, अंबेडकर गए थे। और लिबरल जो ग्रुप था इससे सप्रू गए थे, तेज बहादुर सप्रू। ये 4 नाम। बेसिकली सरोजनी नायडू का भी नाम याद रखेंगे आप लोग कि सरोजनी नायडू ने भी पार्टिसिपेट किया था, वो वुमेन विंग को लीड कर रही थी, ठीक है। लेकिन ये कांग्रेस की भी मेंबर थी साथ में, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे। चलिए, और पहले जैसे एक बात हुई कि सप्रू और अंबेडकर 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्ट लिया था, ठीक है। पीएम ऑफ ब्रिटेन वाज रैमसे मैकडोनाल्ड एट द टाइम ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सैमुअल हारे वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। कौन था सेकंड आरटीसी के समय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था, सैमुअल होर, ठीक है। सैमुअल होर थे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। विंस्टन चर्चिल कॉल्ड गांधी नकेड फकीर, नेकेस्ट सीडिशियस फकीर, ठीक है, इसी समय पे, ठीक है। किसने कहा, विंस्टन चर्चिल ने। द ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, गांधी वाज अगेंस्ट दिस अवार्ड, ठीक है। तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने क्या दिया, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका सेकंड आरटीसी था ये डेडलॉक था, कोई भी बात नहीं मानी गई, गांधी वापस लौट के आए बनाए हुए, ठीक है। तो इसमें जो है इसने क्या किया, जो रैमसे मैकडोनाल्ड था, रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश पीएम, ठीक है, इसने क्या किया, कम्युनल अवार्ड ग्रांट कर दिया माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, ठीक है। और गांधी एकदम इसके खिलाफ, गांधी जी जेल में थे, ठीक है। अम्बेडकर जी मिलने गए, समझौता करवाने के लिए मालवीय जी थे, तो पूना पैक्ट साइन होता है बिटवीन अम्बेडकर एंड गांधी, ठीक है। उस समझौते को बरकरार रखने के लिए एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जाता है माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को, लेकिन ये जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात खारिज कर दी जाती है, ठीक है। तो यही था पूरा परिचय इसका, ठीक है। तो जो मदन मोहन मालवीय थे, सिग्नेचर इनका होता है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ गांधी, ठीक है। हु साइंड द पूना पैक्ट, तो मदन मोहन मालवीय, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ज्यादातर पूछेगा कि पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन, पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन, तो गांधी एंड अम्बेडकर, ठीक है। तो किसके बीच साइन किया गया, तो गांधी और अम्बेडकर को। अगर पूछ लिया पूना पैक्ट वाज साइंड बाय, तो मदन मोहन मालवीय एंड अम्बेडकर, ठीक है। अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मस्ट एस्टैब्लिश्ड इमीडिएटली एंड इन फुल बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस में, गांधी जी ने बोला, ठीक है। कांग्रेस अलोन रिप्रेजेंटेड पॉलिटिकल, ठीक है। तो गांधी की डिमांड थी जो पूना पैक्ट में कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मस्ट बी इमीडिएटली एस्टैब्लिश्ड इन फुल कैपेसिटी, ठीक है, फुल कैपेसिटी एंड कहाँ पे, बोथ सेंटर और प्रोविंसेस में। कांग्रेस, गांधी जी ने बोला कि कांग्रेस अलोन विल रिप्रेजेंट पॉलिटिकल इंडिया, द अनटचेबल्स वेर हिंदूज एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज माइनॉरिटीज। इन्होंने क्या कहा कि अनटचेबल्स हरिजन्स जो हैं वो हिंदूज हैं, इसलिए उनको माइनॉरिटी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। देयर शुड बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट और स्पेशल सेफगार्ड फॉर मुस्लिम्स और अदर माइनॉरिटीज, क्योंकि हम सब एक हैं। बट दीज क्लेम्स ऑफ गांधीज वर रिजेक्टेड बाय अदर इंडियन डेलीगेट्स इन सेकंड आरटीसी। अभी पूना पैक्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक, सेकंड आरटीसी। द कॉन्फ्रेंस वाज डेडलॉक ऑन इश्यू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, तो किस पे, सेपरेट इलेक्टोरेट पे, नाउ बीइंग डिमांडेड बाय मुस्लिम्स, दलित, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, सब मांगने लगे। क्यों, क्योंकि जो आपका एक्ट था 1919 वाला, इसमें काफी प्रिविलेज दी गई,
1919 में, 1935 में दी गई, तो अब और भी उम्मीदें बढ़ गई थी। द रिजल्ट वाज दैट कॉन्फ्रेंस एंडेड ऑन दिसंबर 11, 1931। गांधी केम बैक टू पेविलियन विदाउट एनी स्कोर। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। कम्युनल अवार्ड की बात कर ली, कब दिया गया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने दिया 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, किसकी डिमांड पे या किसके रिकमेंडेशन पे ये कम्युनल अवार्ड दिया गया? तो लोथियन कमेटी की रिपोर्ट थी जिसपे ये कम्युनल अवार्ड ग्रांट किया गया। ग्रांट किसने किया? ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड ने। कब किया? तो 16 अगस्त 1932 को ग्रांट किया। 16 August 1932 was the date when communal award was granted by British PM Ramsay MacDonald on the report of Lothian Committee। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। Established a separate electorate and reserved seats for minorities and depressed class for 20 years। तो 20 साल के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन माइनॉरिटी और डिप्रेस्ड क्लास के लिए एस्टेब्लिश किया गया। इसके तहत पूना पैक्ट साइन होता है बिटवीन महात्मा गांधी एंड अंबेडकर इन 1932, साइंड बाय मालवीय ऑन बिहाफ ऑफ गांधी। ठीक है, ठीक है। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कब होता है? 1932 में ही, दिसंबर में। अनल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज बट इंक्रीज नंबर ऑफ रिजर्व सीट। तो किसके तहत? पूना पैक्ट के तहत। तो सेपरेट इलेक्टोरेट को अनलमेंट हो जाता है, लेकिन जो माइनॉरिटीज के लिए नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स हैं उसको बढ़ा दिया जाता है। INC and the Labour Party not attended the third round table conference। तो कौन कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस और लेबर पार्टी दोनों नहीं गई। INC wasn't invited even। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्विटेशन ही नहीं मिला था, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये कभी नहीं पूछेगा कि INC wasn't invited, लेकिन आपको पता होगा कि अगर इन्वाइटेड ही नहीं थी तो पार्टिसिपेट कैसे करेगी, तो आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। पाकिस्तान डिक्लेरेशन ऑफ 1933 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाकिस्तान डिक्लेरेशन टाइटल नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। इसका जो स्लोगन था पाकिस्तान डिक्लेरेशन 1933 का, द पाकिस्तान डिक्लेरेशन टाइटल, इसका टाइटल क्या था? थीम कह लीजिए। थीम क्या था? नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। ये पाकिस्तान डिक्लेरेशन 1933 का थीम था। वॉज अ पैम्पलेट रिटन बाई चौधरी रहमत अली। ठीक है, तो किसके द्वारा ये पैम्पलेट निकाला गया था? पैम्पलेट चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। कब निकाला गया? 1933, 28 जनवरी 28 जैन 1933। 1933 में ये पैम्पलेट निकाला गया पाकिस्तान डिक्लेरेशन के द्वारा बाई चौधरी रहमत अली। 28 जनवरी 1933 को वॉज एन पैम्पलेट, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान डिक्लेरेशन लाया गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। नाउ फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, कब होता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन? 1934 में होता है। इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन है? ठीक है, तो किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है? तो आचार्य नरेंद्र देव। बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिएगा। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सीएसपी का फॉर्मेशन 1934 में बाई आचार्य नरेंद्र देव। और ये नरेंद्र देव इसके क्या बनाए जाते हैं? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑल्सो, प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण, जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसके जनरल सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, कब होती है? 1934 में फॉर्म होती है। ठीक है, अदर मेंबर्स कौन थे? ठीक है, तो हमने ये देख लिया किसके जीएस जो हैं या जनरल सेक्रेटरी जो हैं जयप्रकाश नारायण बनाए जाते हैं। 1934 में फॉर्म होती है आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जनरल सेक्रेटरी जयप्रकाश नारायण और प्रेसिडेंट आचार्य नरेंद्र देव बनाए जाते हैं। अदर इंपॉर्टेंट मेंबर्स में डॉक्टर संपूर्णानंद, जो कि सेकंड या थर्ड जो है, डॉक्टर संपूर्णानंद यूपी के सीएम रहे हैं। ठीक है, और मीनू मसानी का नाम याद रखिएगा। ये अदर इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन रहती हैं? तो रहती नहीं, ये रहते ही हैं मीनू मसानी। ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहनलाल गौतम, एनजी गुरे, ईएम एस नाम्बुदरी पार। ठीक है, ये लोग ज्वाइंट सेक्रेटरीज रहते हैं। और मेंबर्स में कौन कौन? तो जय लोहिया, पटवर्धन। कौन पटवर्धन? तो अशोक पटवर्धन, अशोक मेहता, कमला देवी चट्टोपाध्याय, एसएम जोशी, पुरुषोत्तम त्रिमूलदास, यूसुफ मेहरली और पीवाई देशपांडे। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। ठीक है, अशोक पटवर्धन नहीं, अच्युत पटवर्धन ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। लोहिया यानी राम मनोहर लोहिया, आरएम लोहिया, ठीक है, सोशलिस्ट लीडर इंपॉर्टेंट। पटवर्धन, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, कमला देवी चट्टोपाध्याय, एसएम जोशी, पुरुषोत्तम दास, त्रिमूलचंद दास, यूसुफ मेहरली और पीवाई देश पांडे वर इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ज्वाइंट सेक्रेटरी वर मीनू मशानी, मोहनलाल गौतम, एनजी घूरे, ईएमएस नाम्बूदरी पाद। ठीक है, अगर बात करें फर्स्ट ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, अभी हमने देख लिया फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1931 बाई आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, जेपी वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। फर्स्ट ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस कहां होती है? ठीक है, तो अंजुमन इस्लामिया हॉल, ठीक है, पटना में। इसलिए बीपीएससी के लिए गोल्ड मार्कर है, बीपीएससी के लिए गोल्ड मार्कर है। मान लीजिए फर्स्ट ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस कहां पे होती है? अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना। कब? 17 मई 1934, 17th मई 1934 को फर्स्ट ऑल इंडिया सोशलिस्ट कांग्रेस की मीटिंग होती है अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। ठीक है, प्रेसाइड किसके द्वारा की जाएगी? तो जो प्रेसिडेंट होगा उसी के द्वारा की जाएगी। तो प्रेसिडेंट कौन है? आचार्य नरेंद्र देव हैं। ठीक है, याद रखिएगा आचार्य नरेंद्र देव हैं। तो ये चीजें हमने देख ली कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने थे? ठीक है, तो हमारा जो प्रेजेंट जो अभी का जो संविधान है या कानून है उसमें ज्यादातर जो है एक्ट यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, मेजर जो है एक्ट यहाँ से हमने बोरो किया है। तो उस समय इसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल थे। सेक्शंस जो है वो आर्टिकल्स मान लीजिए तो 321 आर्टिकल थे और 10 शेड्यूल थे। इसमें प्रोविजन किया गया ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन दैट नेवर केम इनटू बीइंग, जो कभी नहीं आया। ठीक है, तो ये चीजें पूछी जाती हैं। तो इसमें प्रोविजन था ऑल इंडिया फेडरेशन का विद प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट्स। ठीक है, एक्ट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन 3 लिस्ट। तो ये 3 लिस्ट कौन कौन थी? तो फर्स्ट फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर विद 59 आइटम्स। पहली क्या? फेडरल लिस्ट, ये सेंटर के पास होगी। ठीक है, जो कंकरेंट लिस्ट है हमारी बेसिकली, तो ये फेडरल लिस्ट विद सेंटर। ठीक है, कितने आइटम की? 59 आइटम्स रखे गए। सेकंड प्रोविंशियल लिस्ट निकाली गई फॉर प्रोविंसेस, जिसमें 54 आइटम रखे गए, 54 आइटम रखे गए। ठीक है, और थर्ड जो है कंकरेंट लिस्ट निकाली गई, जो है ये कंकरेंट लिस्ट ये दोनों का होगा। ठीक है, फॉर बोथ 36 आइटम्स इसमें रखे गए। ठीक है, तो इसने पावर को डिवाइड कर दिया। रेसिडुअरी पावर किसको? वाइसरॉय को दिया गया। फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग, जो हमने बात कही पहले। अबॉलिश डायरकी इन प्रोविंसेस, तो जो आप देख रहे थे कि 2 रिजर्व सब्जेक्ट था और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था, ये सिस्टम खत्म कर दिया। और इसमें क्या इनकी जगह पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई। ये कब आया था? ये 1919 वाले एक्ट के तहत आया था। डायरकी याद रखिएगा, इसको हटा दिया प्रोविंसेस में। ठीक है, लेकिन क्या वहीं सेंटर पे ये क्या करता है? डायरकी को इंट्रोड्यूस करता है थ्रू दीज 3 लिस्ट। ठीक है, थ्रू दीज 3 लिस्ट। तो प्रोविंसेस में तो डायरकी खत्म कर दिया, लेकिन सेंटर में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, नाउ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, गवर्नर टू एक्ट विद एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो कब से इफेक्टिव हुआ? 1937 से, और 1939 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इंट्रोड्यूस डायरकी इन सेंटर। ठीक है, फेडरल सब्जेक्ट वेर डिवाइडेड इनटू रिजर्व ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, इससे नहीं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो जो आपके फेडरल सब्जेक्ट था ये वाला, इसको जो रिजर्व और ट्रांसफर्ड में डिवाइड कर दिया गया। तो यहां से डायरकी इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, बट इट डिडंट केम इनटू ऑपरेशन। ठीक, चलिए, तो इतना ही पूछेगा, कौन सा एक्ट था जिसने डायरकी को खत्म किया प्रोविंसेस में? कौन सा एक्ट था जिसने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया प्रोविंस उसमें, सेंट्रल लेजिस्लेचर में? तो 1919 वाला जो एक्ट था, इसने डायरकी प्रोविंसेस में लागू किया था, 1929 वाला। और 1935 वाला जो एक्ट है, इसने डायरकी जो है वो प्रोविंसेस से खत्म किया और सेंट्रल लेजिस्लेचर में डायरकी को लागू किया। ठीक है, याद रखिएगा, बस इतना ही जानना है आपको। चलिए, नाउ इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म। ठीक है, तो बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, जो आपका 2 सदन होते हैं, 2 सदन या 2 हाउसेज।
ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बाइकैमरलिज्म इन 6 ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो ये प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म लॉन्च किया। तो टोटल प्रोविंस कितने थे 1937 के इलेक्शन के समय? तो कितने प्रोविंसेस थे? 11 थे, जिसमें से 6 में इन्होंने बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया, 6 में, ठीक है। कौन कौन से में? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूपी, या यूनाइटेड प्रोविंस उस समय बोलते थे। तो जहां पे कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली, जो कि इलेक्शन हुआ था 1937 वाली, जो जहां जहां मेजॉरिटी मिली, तो 11 में से 6 में इनको कंप्लीट मेजॉरिटी मिली थी, वहां पे बाइकैमरलिज्म लाया गया। रीजन होता है ना कुछ लाने का, भैया यहाँ सरकार बनी तो हम लाएंगे, तो हम अपने हिसाब से कुछ बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो 6 में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू एससी, वुमेन एंड वर्कर्स और लेबरर्स, ठीक है। तो कम्युनल अवार्ड तो यहाँ भी दे दिया गया ना, वहां पे एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड वर्कर्स, ठीक है। अबॉलिश काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 का जो एक्ट था, उसके तहत जो काउंसिल ऑफ इंडिया आया था उसको हटा दिया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद टीम ऑफ एडवाइजर्स, ठीक है। याद रखिए, काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा दिया, अब से अलग से एडवाइजर दिए गए, किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। कौन से एक्ट के तहत? 1935 वाले एक्ट के तहत, ठीक। इवन विद एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजीज, जो वोटिंग राइट था, ओनली 10% गॉट वोटिंग राइट्स, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, सिर्फ 10% लोगों को वोटिंग राइट मिला, जबकि फ्रेंचाइज जो है वो बढ़ा दिया गया था, ठीक है, क्योंकि फ्रेंचाइज का बेस क्या था? लैंड, एजुकेशन, ये सारी चीजें थी, तो उस बेसिस पे। प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री वाज आल्सो मेड। तो आरबीआई तो 1934 आरबीआई एक्ट था ना, उसी से आता है, लेकिन इसमें प्रोविजन दिया गया, ठीक है। प्रोविजन फॉर फेडरल प्रोविंस एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन वाज आल्सो मेड, ठीक है। तो जो आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देखते हो और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी जो देखते हो, इसका प्रोविजन यहाँ पे आया, जो अलग अलग करके इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट was set up in 1937, फेडरल को स्टैब्लिश करने का, और फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, कब होता है? 1936 में। कौन फॉर्म करता है ऑल इंडिया किसान सभा? कहाँ फॉर्म होती है? लखनऊ में होती है। स्वामी सहजानंद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये ध्यान दीजिएगा, बिहार वाले जानते होंगे, ठीक। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 इज अ पीजेंट विंग ऑफ सीपीआई। तो हमने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो 1934 की देखी थी, 1934 की, उसी की बेसिकली ये पीजेंट विंग है। फॉर्म्ड इन अप्रैल 1936 एट लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस विद स्वामी सहजानंद एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट है। मैंने बात की, स्वामी सहजानंद इसके पहले प्रेसिडेंट थे, और एनजी रंगा वाज फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। अभी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, सॉरी ये सोशलिस्ट पार्टी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का पीजेंट में, द अदर मेंबर्स वर एनजी रंगा, लोहिया, जेपी नरेंद्र देव, बंकिम मुखर्जी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा मेंबर्स का नाम, ठीक है। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। एनजी रंगा जो है जीएस थे, जनरल सेक्रेटरी, और स्वामी सहजानंद पहले प्रेसिडेंट थे। कहाँ पे? लखनऊ सेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1936। 1936 का जो लखनऊ सेशन था, उसका प्रेसिडेंट कौन था? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, जेएल नेहरू थे। 1936 वाला जो कांग्रेस का सेशन हुआ लखनऊ में, उसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। 1916 वाला जो कांग्रेस का सेशन लखनऊ में हुआ, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, ये आप कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर किसान सभा की बात करें तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ठीक है, 1936 में वो फॉर्म होती है, 1929 में ही फॉर्म हो जाती है सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। अगर बात करें उससे जाके तो 1928 में ही बेसिकली ये फॉर्म कर दिए होते हैं, लेकिन इसका फॉर्मलाइजेशन एक किसान सभा छोटी सी फॉर्म करते हैं 1928 इटसेल्फ में, लेकिन बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद के द्वारा फॉर्म की जाती है। ठीक है, यूपी किसान सभा 1918 में फॉर्म की जाती है बाई गौरी शंकर मिश्रा एंड इंद्र नारायण द्विवेदी। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, कब? 1918, ठीक है, 1918। देखिए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1928 भाई सहजानंद, स्वामी सहजानंद, ठीक है। यूपी प्रोविंशियल किसान सभा, यूपी किसान सभा जो है किसान सभा कब फॉर्म होती है? 1918 इटसेल्फ में।
तो दो लोग इनका नाम याद रखिएगा, एक मिश्रा जी हैं, एक द्विवेदी जी। तो गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी वॉज सपोर्टेड बाय मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो तीन लोगों का नाम गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, यूपी किसान सभा। ठीक है, अवध किसान सभा अलग है, यूपी किसान सभा अलग है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अवध किसान सभा 1920 बाबा रामचंद्र, ठीक है, बाबा रामचंद्र के प्रयासों से, ये यूपी के थे नहीं, ये ध्यान दीजिएगा बाबा रामचंद्र। ठीक है, लेकिन ये अवध किसान सभा फॉर्म किए थे यूपी में। चलिए, अब लिनलिथगो की बारी आई जब ये क्या बना, वॉइसरॉय 1937 में, 36 टू 43 में लिनलिथगो। ठीक है, और प्रोविंशियल इलेक्शन कब होते हैं, 1937 में। और कांग्रेस का कितने महीने का रूल होता है, 28 महीने का रूल होता है। शुरू में बेसिकली बिहार में एक डेडलॉक होता है, जब 1937 वाला इलेक्शन होता है तो डेडलॉक ये होता है कि बिहार में क्या पूरे इंडिया के ग्राउंड पे होता है, तो गांधी की डिमांड थी कि ये जो गवर्नर की ओवरराइडिंग पावर है, जब तक ये जो है ब्रिटेन नहीं मानेगा तब तक हम सरकार नहीं फॉर्म करेंगे। ठीक है, जबकि इलेक्शन लड़ लेते हैं ये लोग, ठीक है, लेकिन गांधी की इस बात पे टिके होते हैं, ठीक है, सरकार नहीं फॉर्म करेंगे। तो बिहार में क्या होता है, यूनुस खान को इनवाइट किया जाता है, जो कि आपकी लीग के मेंबर होते हैं, जबकि जीती हुई होती है कांग्रेस ही सरकार बनाने के लिए। तो 3 महीने के लिए चलाते हैं, ठीक है, 3 महीने के लिए चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं अब बिहार। लेकिन अगर बात करें तो उसके 3 महीने के बाद फिर श्री कृष्ण सिन्हा यूनिवर्सली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, बेसिकली 3-4 नाम होते हैं, श्री कृष्ण सिन्हा का, अनुग्रह नारायण सिंह का, एक जो है मोहम्मद इकबाल का, इन सबका नाम होता है। लेकिन फाइनली जो है श्री कृष्ण सिन्हा को चूज किया जाता है, क्योंकि जो इंटरनल इलेक्शंस होते हैं उसमें श्री कृष्ण सिन्हा जीत के आते हैं। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह सेल्फ विड्रॉ कर लिए थे। ठीक है, तो श्री कृष्ण सिन्हा बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उस समय प्राइम मिनिस्टर बोलते थे प्रोविंस के चीफ को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, चलिए, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन बना था इस समय, तो बाबू जगजीवन राम, याद रखिएगा, बाबू जगजीवन राम 1937 में पूछ सकता है, क्योंकि बाबू जगजीवन राम डिप्रेस्ड क्लास वाले उस सीट से आते थे। उसमें जो है 10 जो डिप्रेस्ड क्लास जीती थी अलग से सीटों से, डिप्रेस्ड क्लास पार्टी, वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसमें बाबू जगजीवन राम एक प्रोमिनेंट मेंबर थे। ठीक है, तो चलिए, 1937 का इलेक्शन 11 प्रोविंसेस में हुआ, असेंबली में। ठीक है, कांग्रेस मैनिफेस्टो क्या था, रिजेक्शन ऑफ 1935 एक्ट। ठीक है, प्रॉमिस रिलीज ऑफ प्रिजनर्स, रिमूविंग जेंडर एंड कास्ट डिसेबिलिटीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी। गांधी डिडंट अटेंडेड अ सिंगल मीटिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो बेसिकली जो कांग्रेस की डिमांड बिहार में थी ना, वो जमींदार और किसानों के बीच का जो विवाद था उसको सुलझाना, बहुत बड़ा विवाद था, और बेसिकली कांग्रेस उसको हल भी नहीं कर पाई। ठीक है, कभी राजेंद्र प्रसाद जो है बनाए जाते हैं कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उस समय 1937 में, और वो समझौता करवाना चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ देते हैं दोनों पार्टीज के ऊपर कि आप लोग अपने से निपटिए, क्योंकि वो किसी को जो है इस समय ओवरटर्न नहीं करना चाहते थे। ठीक है, कांग्रेस वन 716 of 1161 seats. There were total 1585 seats in legislative assembly of 11 provinces. It got majority in all provinces except Bengal, Assam, Punjab, Sindh and Northwest frontier provinces. Ministries were formed by Congress in Bombay, Madras, Central Province, Odisha, UP and Bihar, and later in Assam and Northwest frontier province also. ठीक है, नेहरू, बोस एंड कांग्रेस सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वेर अगेंस्ट ऑफ ऑफिस एंट्री, ये याद रखिएगा। बाद में नेहरू अग्री हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत में बेसिकली जितने भी सोशलिस्ट लीडर होते हैं वो ऑफिस एंट्री के खिलाफ होते हैं, जैसे 1922 वाले में थे, 22-23 वाले में, यहाँ भी यही सीन रहता है। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड वॉर 2 आता है 1939 में, तब वो जो है कांग्रेस रिजाइन भी कर देती है। ऑन 1 अक्टूबर जर्मनी अटैक्ड पोलैंड। तो वर्ल्ड वॉर 2 1939 1 अक्टूबर को जर्मनी किस पे अनप्रोवोक्ड अटैक करती है, पोलैंड को। कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन ऑन 23 अक्टूबर 1939। तो कब, 1 अक्टूबर को तो पोलैंड के ऊपर जो है जर्मनी अटैक करती है 1 अक्टूबर को। ठीक है, और कांग्रेस कब, 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को कांग्रेस मिनिस्ट्री जो 29 महीने का रूल है वो रिजाइन कर देता है। क्यों रिजाइन करती है कांग्रेस 23 अक्टूबर 1939 को 1939 में, क्योंकि बेसिकली जो ब्रिटेन क्या है इंडिया को
वॉर मेंबर डिक्लेयर कर देता है अगेंस्ट जर्मनी, बिना इनसे कोई राय मशवरा लिए। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, कहानी सारे लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस क्या है। डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर 1939 को है। तो बेसिकली मुस्लिम लीग ने ऑब्जर्व किया दिस डे इन 1939 व्हेन कांग्रेस पार्टी मेंबर्स हु वर पार्ट ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है, रिजाइन इन मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाइसरॉयज डिसीजन टू मेक इंडिया अ पार्टी टू द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, विदाउट कंसल्टिंग। तो ये देश को इस दिन को खुशी की तरह जो है लीग मनाती है एज एन डे ऑफ डिलीवरेंस। ठीक है, याद रखिएगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में फॉर्म किया जाता है बाय सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो 2 सेशन होते हैं बेसिकली, जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 सेशंस में प्रेसिडेंट बने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो रिजाइन करते हैं कहां से, तो हरिपुरा जो कांग्रेस में जिसमें इसमें प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था, इनको इससे रिजाइन कर देते हैं। कब, 29 अप्रैल 1939 को। बेसिकली जो 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक माकुर उन्नाव में ये बनाते हैं। प्लेस का नाम याद रखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक कहाँ बनाया गया, माकुर उन्नाव में। डेट 3 मई 1939। हरिपुरा सेशन जो गुजरात में हरिपुरा है, फरवरी 1938 में हुआ। यहाँ पे यूनिवर्सली इलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस। लेकिन अगर त्रिपुरी कांग्रेस की बात करें मार्च 1939 में, ठीक है, जो कांग्रेस के मेंबर थे, जो गांधी की चॉइस थे, पट्टभी सीतारमैया थे। ठीक है, लेकिन गांधी के चॉइस इलेक्ट नहीं हुए और सुभाष चंद्र बोस को जो है मेजोरिटी मिली, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। तो गांधी जी नाखुश थे इससे, इनके इलेक्शन से। किसके, सुभाष चंद्र बोस से। तो वो रिजाइन करते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म करते हैं 3 मई 1939 को। ठीक है, गांधी वाज नॉट इन फेवर ऑफ सुभाष कैंडिडेचर, गांधी फेवर्ड पट्टभी सीतारमैया। तो ये पूछ सकता है। तो दोनों सेशंस याद रखिएगा। हरिपुरा सेशन कब, फेब 1938, और त्रिपुरी कांग्रेस या त्रिपुरी सेशन मार्च 1939। दोनों में कौन था प्रेसिडेंट, तो सुभाष चंद्र बोस। 1936 वाली जो कांग्रेस था लखनऊ सेशन, इसमें कौन प्रेसिडेंट था, तो JL नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखिएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और कहां प्रेसिडेंट थे, तो लाहौर वाला जो सेशन था, लाहौर 1929 वाला, यहाँ पे JL नेहरू प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा। लाहौर रिजोल्यूशन 1940, ठीक है, ऑल्सो नोन एज पाकिस्तान रिजोल्यूशन। लाहौर रिजोल्यूशन और पाकिस्तान रिजोल्यूशन किसने लिखा था, मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने। मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने, एंड वाज प्रेजेंटेड बाय AK फजलुल हक। ये कौन थे, बंगाल जो प्रोविंस था उसके प्राइम मिनिस्टर थे, CM थे बेसिकली, अपने लैंग्वेज में समझिए। तो मोहम्मद प्रेजेंटेड बाय AK फजलुल हक, द प्राइम मिनिस्टर और CM ऑफ बंगाल, एंड प्रिपेयर्ड बाय या रिटन बाय जहरुल्लाह खान। पाकिस्तान रिजोल्यूशन, ठीक है, लाहौर रिजोल्यूशन या पाकिस्तान रिजोल्यूशन 1940। लीग अडॉप्टेड इन इट्स लाहौर सेशन। तो लाहौर सेशन हुआ तो इसी वजह से लाहौर रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ऑन 24 मार्च 1940। ठीक है, नोट द नेम ऑफ पाकिस्तान हैड बीन प्रपोज्ड बाय, तो यहाँ पे लाहौर रेजोल्यूशन में प्रपोज नहीं किया है, तो चौधरी, याद रखिएगा, चौधरी रहमतुल्लाह, ठीक है, रहमत अली। उनके पाकिस्तान डिक्लेरेशन जो 1933 का होता है, इसमें जो है पाकिस्तान का नाम प्रपोज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने अब तक देखे 1940 तक। अब आता है पारी अगस्त डिक्लेरेशन का। जो अगस्त डिक्लेरेशन कब प्रपोज किया जाता है, 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, तो कौन प्रपोज करता है, लिन लिथगो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगस्त जो स्टेट ऑफर है, इंडियंस को क्या ऑफर किया जाता है, तो पहली बात तो सबसे पहला डोमिनियन स्टेटस ही ऑफर करते हैं हर जगह। एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद मेजॉरिटी इंडियंस, ये बात किया जाता है। सेटिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात करते हैं, मेनली बाई इंडियंस। लेकिन कब कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर जो 2 है इसके बाद बनाएंगे। ठीक है, नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, इसमें माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है इनका कंसेंट 100% होना जरूरी है, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, कांग्रेस रिजेक्टेड एंड फॉर इट्स प्रोमिशनरी प्रोविजन की जो हम फ्यूचर में प्रोवाइड करेंगे और डोमिनियन स्टेटस, एंड नेहरू प्रेजेंटेड ऑन पूर्ण स्वराज नॉट डोमिनियन।
तो नेहरू ये तो बोल रहे थे कि हम डोमिनियन देंगे, तो कांग्रेस ने इस पे रिजेक्ट किया। किस बात पे? कि आप जो फ्यूचर की डेट ही नहीं बता रहे हो कि कब देंगे। और नेहरू ने कहा कि हमको चाहिए ही नहीं डोमिनियन, हमको तो पूर्ण स्वराज चाहिए, तो हम क्यों माने। ठीक है, तो दिस वाज द केस। यही था अगस्त ऑफर, 8 अगस्त 1940 को। अब होता है लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इसमें दो ही क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही। तो फर्स्ट सत्याग्रही वाज विनोबा भावे एंड सेकंड सत्याग्रही वाज जवाहरलाल नेहरू एंड थर्ड वाज ब्रह्मदत्ता। ठीक है, पहला सत्याग्रही बिहार से कौन था, ये आप कमेंट में बताइए। हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही फ्रॉम बिहार, कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, गांधी इनिशिएटेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह टू अफर्म द राइट टू फ्री स्पीच। ठीक है, 1941, 40-41 बेसिकली वही वाला पीरियड था। ठीक है, चलिए क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। ठीक है, फ्रॉम 22 मार्च टू 11 अप्रैल 1942 स्टैफोर्ड क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स मेंबर्स ऑफ द वॉर कैबिनेट डिस्पैच टू इंडिया। ठीक है, 11 अप्रैल 1942 को। ठीक है, और टू डिस्कस द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद रिप्रेजेंटेटिव इंडियन लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्टीज। तो देखिए पीछे आपने देखा कि शिमला कॉन्फ्रेंस वगैरह में कोई इंडियन था ही नहीं, साइमन कमीशन में। अभी ये बोले कि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्राफ्ट डिक्लेरेशन है फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद रिप्रेजेंटेटिव इंडियन लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्टी। इसमें जाएंगे और डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इनकी हालत खराब हो गई थी ना, जर्मनी और ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 इस वजह से। ठीक है, तो कब आया? 22 मार्च को वहां से चला। ठीक है, कहां से? इंग्लैंड से। 11 अप्रैल को पहुंचा है। किसका? क्रिप्स मिशन, यानी स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके चेयरमैन थे, याद रखिएगा। 1942। प्रपोजल क्या क्या थे क्रिप्स मिशन के, क्या क्या प्रपोजल थे? ठीक है, इतना जो है रिलेवेंट नहीं है, फिर भी देखते हुए चलेंगे। तो सेटिंग अप ऑफ इंडियन डोमिनियन, फ्रीडम टू रिमेन विद ब्रिटिश, कॉमनवेल्थ और टू सीड। ठीक है, तो बेसिकली डोमिनियन, इंडियन जो डोमिनियन बनाया जाएगा। अभी तक डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता था कि कॉमनवेल्थ के अंदर हम काम करेंगे। अभी बोला ऐसा डोमिनियन होगा जिसके पास ये फ्रीडम होगी कि वो कॉमनवेल्थ के साथ रह भी सकता है या उससे शीड भी कर सकता है, अलग भी हो सकता है। इट वुड ऑल्सो बी एट लिबर्टी टू टेक पार्ट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो डोमिनियन होगा इसके पास ये फ्रीडम होगी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो रिलेशन रखना चाहता है, हायर इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप करना चाहता है, वो कर सकता है। इसमें कॉमनवेल्थ कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है, बनाई जाएगी, और किस जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडियंस के द्वारा। ठीक है, दिस असेंबली वुड हैव मेंबर्स इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इलेक्टेड मेंबर कहां से होंगे? और नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस। तो सिर्फ इलेक्टेड नहीं होंगे, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होंगे। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा है कि ये जो असेंबली बनी इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर थे, नॉमिनेटेड नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों थे। एनी प्रोविंस अनविलिंग टू ज्वाइन द इंडियन डोमिनियन सेपरेट यूनियन हैव, एनी प्रोविंस, कोई भी प्रोविंस जो ज्वाइन नहीं करना चाहता इंडियन डोमिनियन, वो अपना खुद का डोमिनियन बना सकता है या अपना खुद का राज्य इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। ठीक है, या पाकिस्तान के साथ मिल ले अगर बात की बात हो, तो अभी पाकिस्तान की बात हुई नहीं है। द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड द राइट ऑफ minorities would be safeguarded by negotiation between constituent assembly by the British government. ठीक है, in the meantime until this new constitution came into force, India's defense would be controlled by British and the powers of the governor general would remain unaltered. ठीक है, तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता तो इंडिया का डिफेंस और फॉरेन अफेयर जो है वो गवर्नर जनरल देखेंगे, और ये जो गवर्नर जनरल की पावर है वो जैसी की तैसी रहेगी। ठीक, तो अभी वॉर ही चल रहा है। ठीक है, प्रपोजल्स थे क्रिप्स मिशन के। नाउ क्यों फेल हुआ? कि डोमिनियन चाहती नहीं थी आईएनसी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस अब चाहती थी पूर्ण स्वराज, तो डोमिनियन की बात ही नहीं आती थी। तो एक तो रीजन ये था फेल होने का। अगेंस्ट द प्रोविंस राइट टू सेपरेटली फॉर्म यूनियन, जो प्रोविंसेस को राइट दिया कि वो अपना यूनियन खुद का बना सकते हैं। ठीक है, उनके पास राइट होगा कि वो सीड कर सकते हैं। एक तो ये रीजन, लैक ऑफ शेयर इन डिफेंस, तो डिफेंस में जो शेयर नहीं मिल रहा था। नो कंक्रीट प्लान फॉर द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, तो तुरंत डेट नहीं डिक्लेयर की। द मिशन वाज रिजेक्टेड बाय आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, सिंगल यूनियन जो है लीग का और अदर इंडियन ग्रुप्स। तो जो सिंगल यूनियन की बात है इस पे मुस्लिम लीग और हिंदू जो आईएनसी दोनों ने रिजेक्ट किया। ठीक है, और हिंदू महासभा एंड द लिबरल्स वेयर अगेंस्ट द राइट ऑफ स्टेट टू सीड, जो स्टेट के पास राइट दिया जाता था प्रोविंसेस को जो कि सीड कर सके, उसके खिलाफ थी हिंदू महासभा और अदर जो है ऑर्थोडॉक्स ग्रुप। ठीक है,
ये ध्यान दीजिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, इसमें बस एक डेट आपको याद रखनी है, बाकी सारी चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है। आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी ऑन 8 अगस्त 1942। तो कब लॉन्च किया गया? 8 अगस्त 1942 को। कहां से? गोलिया टैंक मैदान, बॉम्बे से। गोलिया टैंक बॉम्बे, मैदान बॉम्बे, ठीक है। द मूवमेंट गेव द स्लोगन क्विट इंडिया और भारत छोड़ो। गांधी गेव द स्लोगन पीपल टू द पीपल डू और डाई। 8 अगस्त को लॉन्च किया गया और 9 अगस्त को मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर या फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप वाज गॉट अरेस्टेड, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और बिहार में इसी के चलते क्या लॉन्च किया जाता है? आजाद दस्ता, ठीक है, आजाद दस्ता, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी पहले जो है आप सबको पता है कि इसको आजाद हिंद फौज भी बोलते हैं। फॉर्म ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू टू हेल्प द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। दो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के द्वारा फॉर्म किया गया, जिसमें हेड थे कौन? अंडर मोहन सिंह, ठीक है, 1942 में। लेटर जो है सुभाष चंद्र बोस ज्वाइन करते हैं और इसको इंडियन नेशनल आर्मी में कन्वर्ट करते हैं, बस इतना ही, ठीक। बंगाल फमाइन 1943 का एस्टिमेटेड 2 पॉइंट इतने लोग मरे बंगाल फमाइन में 1943 का, याद रखिएगा। कितने लोग? इतने मिलियन लोग लगभग मरे थे, ठीक है, फमाइन ऑफ 1943। वॉवेल प्लान या जो है शिमला प्लान भी जिसको कहते हैं, ठीक है, CR फॉर्मूला। वॉवेल प्लान 1943 से 1947 के बीच में। तो CR फॉर्मूला श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944, ठीक है, टू सॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। और इस फॉर्मूला को कौन सपोर्ट करता है? गांधी जी सपोर्ट करते हैं। तो इस क्या कहते हैं कि प्लेबिसाइड करवाया जाएगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में, वेदर टू और नॉट टू फॉर्म अ सेपरेट स्टेट आफ्टर एंड ऑफ द वॉर। कि जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वहां एक प्लेबिसाइड होगा और उनकी इच्छा ये होगी प्लेबिसाइड में जो भी वो डिसीजन देंगे कि ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना है आफ्टर द वॉर की इंडियन डोमिनियन को। इफ एक्सेप्टेड, ये ज्वाइन करने के लिए एक एग्रीमेंट विल बी मेड ज्वाइंटली फॉर द सेफगार्ड ऑफ डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का। मतलब ये 3 चीजें इंडिया के हाथ में होगी, बाकी सारी चीजें आप देखेंगे, ठीक है। एंड ऑपरेटिव ओनली इफ इंग्लैंड ट्रांसफर फुल पावर टू द इंडियंस। और ये चीजें जो डिसाइड किया जाएगा, अगर जब तक ब्रिटेन पूरा पावर नहीं देता तब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। लीग टू इंडोर्स INC डिमांड्स फॉर इंडिपेंडेंस एंड कॉपरेट इन फॉर्मिंग अ प्रोविजनल गवर्नमेंट इन द सेंटर, ठीक है, ये भी कहते हैं CR फॉर्मूला में, ठीक है। जिन्ना वांटेड ओनली मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस टू वोट नॉट फुल पॉपुलेशन एंड ऑल्सो अपोज द आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर, ठीक है। जो ये बोल रहा था कि कॉमन सेंटर, सिर्फ 3 चीजें जो हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पास नहीं होंगी, बाकी सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो जो डिफेंस है, कम्युनिकेशन में है, फॉरेन रिलेशन में इंडिया डील करेगा, बाकी जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है ये पूरा अपनी ऑटोनॉमी होगी। तो जिन्ना इसके खिलाफ था बेसिकली। शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून 1945, वॉवेल प्लान, ठीक है। तो शिमला में ये कॉन्फ्रेंस हुआ, प्लान को वॉवेल प्लान कहते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। कन्वेंड इन ऑर्डर टू अग्री ऑन द वॉवेल प्लान फॉर इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट विच प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑन कम्युनल लाइन्स, ठीक है। बोथ द प्लान एंड द कॉन्फ्रेंस फेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ द लीग एंड कांग्रेस नॉट कमिंग टू द एग्रीमेंट, ठीक है, बस इतना ही है। वॉवेल जी निराश हो जाते हैं, ठीक। वाई फेल्ड, तो वही जो सारी चीजें हैं। कैबिनेट मिशन आता है, इसमें इंपॉर्टेंट है बाई एटली। तो कैबिनेट मिशन जब इंडिया में आया तो ब्रिटिश PM कौन था? क्लीमेंट एटली। एटली वाज द ब्रिटिश PM in 1946, ठीक है। फाइंड आउट टू वेज फॉर द नेगोशिएबल पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, तो ट्रांसफर ऑफ पावर की बात कर रहे हैं 1946 में। द मिशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन मार्च 24 मार्च 1946 को जो आपका जो है कैबिनेट मिशन इंडिया आता है 1946 को, ठीक है। पैथिक लॉरेंस जो है, ये कैबिनेट मिशन जो आता है इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो पैथिक लॉरेंस इसके चेयरमैन होते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होता है ये पैथिक लॉरेंस। स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन वाले थे और AV अलेक्जेंडर इसके मेंबर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। AV अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स मेंबर्स होते हैं, ठीक।
तो इतना ही था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में कुछ ऐसा आता नहीं है कि जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो हमने लगभग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देख ली है और इसमें लगभग आपका 70 to 80% पोर्शन कवर है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।